नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब में अब 1 एमएलए 1 पेंशन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, चाहे कितनी बार भी चुनाव हो, पेंशन एक टर्म ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी भी बार चुनाव जीता क्यों न हो। गुरुवार को सीएम भगवंत मान ने यह जानकारी दी। दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा। मान ने कहा कि आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। आम आदमी सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और अकाली दल को लगा है। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा राजिंदर कौल भट्टल समेत अकाली दल और कांग्रेसी दिग्गजों को इससे बड़ा झटका लगा, जिन्हें कई बार विधायक रहने की वजह से लाखों रुपए की पेंशन मिल रही थी। दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि हमारे एमएलए हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगते हैं, कई राज नहीं सेवा की बात करते हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत से एमएलए को हारने के बाद 3.5 लाख से 5 लाख तक पेंशन मिलती है। खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ बढ़ता है। कई ऐसे हैं जो सांसद और एमएलए दोनों की पेंशन ले रहे हैं। अब एमएलए चाहे 2 बार जीते या 7 बार, उसे पेंशन सिर्फ एक ही टर्म की मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन से जो करोड़ों रुपए बचेगा उसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जाएगा। कई विधायकों की फैमिली पेंशन भी बहुत ज्यादा है, उसे भी कम किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को नया इतिहास लिख दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में करीब 70,000 लोगों के समक्ष लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों, उनकी कैबिनेट में 21 ब्राह्मण, 20 ओबीसी, 6 दलित और 1 मुस्लिम चेहरे को जगह मिली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रीलंका में भुखमरी, चीनी 290 तो चावल 500 रुपए किलो, पेट्रोल पंप पर सेना है तैनात। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भूख से तड़प रहा है। वहां 1 किलो चीनी 290 रुपए में, 1 किलो चावल 500 रुपए और 400 ग्राम मिल्क पाउडर 790 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं, पेट्रोल के दाम 50 रुपए और डीजल के दाम 75 रुपए तक बढ़ चुके हैं। दोस्तों, 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका सबसे बुरी तरीके से आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। चीन के कर्ज के जाल में फंसा श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंका ऑयल, फूड, पेपर, चीनी, दाल, दवा और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर निर्भर है। श्रीलंका के पास इन जरूरी वस्तुओं को सिर्फ 15 दिन तक ही इंपोर्ट करने का डॉलर बचा है। मार्च में देश के पास सिर्फ 2.36 मिलियन डॉलर ही बचा है। हालात ऐसे हैं कि सरकार के पास एग्जाम के पेपर छापने के कागज और इंक तक नहीं है। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और गैस के मामले में स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले ही यहां पर पेट्रोल के दाम 50 रुपए और डीजल के दाम 75 रुपए तक बढ़ाए गए थे। यहां पर 1 लीटर पेट्रोल 254 श्रीलंकाई रुपए में मिल रहा है, जबकि डीजल 176 रुपए में मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीनी विदेश मंत्री से बोले अजीत डोभाल, बॉर्डर से सेना हटाओ तभी आगे बढ़ेगी बात। जी हां दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री को साफ लहजे में कह दिया कि जब तक वास्तविक नियंत्रित रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से चीनी सेना नहीं हटाई जाएगी, तब तक दोनों देशों के बीच कोई बात नहीं हो सकती। 1.5 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान भारत ने कहा है कि बॉर्डर क्षेत्र के बचे हुए इलाके में जल्द और पूरी तरह से सेना को हटाए जाने की शुरुआत है, ताकि द्विपक्षीय संबंध वास्तविक रास्ते पर आ सके। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारत ने शांति की बहाली के लिए राजनयिक सैन्य स्तर पर सकारात्मक बातचीत जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। अजीत डोभाल ने वांग यी से कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि कार्रवाई समान और परस्पर सुरक्षा की भावनाओं का उल्लंघन नहीं करे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, कहा मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से शासन चलाएंगे। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। लखनऊ के शहीद पथ के निकट स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 49 वर्षीय योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर योगी और उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योगी आदित्यनाथ जी को और उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। पिछले 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं। मुझे विश्वास है कि आगे आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आशंकाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस पर आर्थिक हमले की तैयारी, नाटो समिट में बाइडेन बोले G20 से रूस को बाहर करे, यह उसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से काट देगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो समिट को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस को औद्योगिक और विकासशील देशों के G20 ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा होने से रूस दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सदस्य देश रूस को हटाने से सहमत नहीं होते हैं तो यूक्रेन को नाटो की मीटिंग्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो इसका जवाब नाटो जरूर देगा। दोस्तों, दुनिया भर के इंटरनेशनल ट्रेड में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 75% है। दुनिया की 2/3 आबादी यहीं रहती है। रूस पहले से ही पश्चिम देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। इससे पहले 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे G8 से बाहर निकाला जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में सियासी घमासान, बागी सांसद का यू टर्न, बोले मतभेद के बावजूद में इमरान के साथ 28 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की संसदीय कार्यवाही पहले ही दिन स्थगित हो गई। नेशनल असेंबली में अब सोमवार यानी कि 28 मार्च को शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, सांसद ख्याल जमा के निधन के बाद ये सदन की पहली बैठक थी। पाकिस्तान की संसदीय परंपरा के मुताबिक किसी सांसद का निधन होने पर सदन की पहली बैठक में केवल श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी बीच शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद मलिक अहमद हुसैन तेहर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के अपने फैसले से पलट गए। आज संसद की बैठक के बाद मीडिया से मलिक ने कहा कि मैं सरकार के साथ हूं, प्रधानमंत्री के साथ मेरे जो भी मतभेद हैं उनका समाधान मिलते ही मैं उनका सपोर्ट करूंगा। मलिक उन 13 सांसदों में से एक हैं जिन्हें पीटीआई ने विपक्ष का साथ देने के कारण नोटिस जारी किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेअदबी का मुख्य आरोपी राम रहीम, आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद 2 नए केस में घिरा बाबा, चुनाव में अकाली दल और बीजेपी को दिया था समर्थन। जी हां दोस्तों, पंजाब में बेअदबी के पीछे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पुलिस ने राम रहीम को 2 और केस में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया। इनमें विवादित पोस्टर लगाने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग मिलने का मामला शामिल है। फरीदकोट कोर्ट ने अब डेरा मुखी को 4 मई को पेश होने के आदेश दिए। यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बाबा अभी हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि राम रहीम के डेरे ने पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल और भाजपा का समर्थन किया था। उस वक्त यह भी चर्चा थी कि चुनाव में समर्थन के लिए ही राम रहीम को खास तौर पर 21 दिन की फरलो दी गई है। हालांकि भाजपा 2 और अकाली दल इस चुनाव में 3 सीटें ही जीत सका। वहीं आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें अपने नाम की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोचा था तालिबान बदल गया है लेकिन अफगानिस्तान हमारे लिए जेल बन चुका है, स्कूल बैन होने पर अफगान लड़कियों का दर्द। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के तालिबानी शासकों ने बुधवार को 6ठी से ऊपर की कक्षाओं की छात्राओं के लिए फिर से स्कूल नहीं खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त प्रदान करने के अपने वादे को भी तोड़ दिया। तालिबानी सरकार के इस फैसले के बाद अदीबा हैदर को ऐसा लगता है जैसे वह जेल में है।
दोस्तों अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार 13 साल की यह लड़की उन हजारों खुशमिजाज लड़कियों में से एक थी जो बुधवार को देश भर में फिर से खुले माध्यमिक विद्यालयों में वापस लौटी। लेकिन कक्षाओं में कुछ ही घंटों बाद शिक्षा मंत्रालय ने एक चौंकाने वाली नीति की घोषणा करते हुए अपने फैसले को पलट दिया, जिससे स्कूली छात्राओं ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नाराज हो गया। राजधानी काबुल के अल फतह इस गर्ल्स स्कूल में कुछ समय के लिए लौटी अदीबा ने कहा कि केवल मैं ही नहीं बल्कि आपने जिस किसी से भी पूछा है वह मानता है कि तालिबान बदल गया है, लेकिन उनका यह फैसला उनकी क्रूरता को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना फिसला, चांदी उछली, जानिए क्या है दाम। जी हाँ दोस्तों, जाने सोने चांदी के दाम, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। दरअसल दोस्तों सोने की कीमतों में गिरावट जारी है, जबकि चांदी में आज तेजी आई। एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी के लिए सोना वायदा 18 रुपए यानी कि 0.03% की गिरावट के साथ 52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। दुनिया के सबसे बड़े स्वर्णिम समर्थित एक्सचेंज ट्रेड फंड SDPR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग 1087.66 टन थी। वैसे दोस्तों ताज़ा भावों की बात की जाए सराफा बाजार में तो दोस्तों सोना 52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 69,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1968 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.92 प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्शन और इमोशन से भरपूर है RRR, अजय देवगन आलिया भट्ट है फिल्म का सरप्राइज पैकेज। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट अवेटेड फिल्म, 550 करोड़ का बजट, राजामौली, रामचरण और NTR का डेडली कॉम्बिनेशन यानी कि RRR फिल्म रिलीज हो गई और हम आपको बताते हैं फिल्म का रिव्यू। दरअसल दोस्तों तरण आदर्श ने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजामौली ने एक बार फिर सही साबित हुए हैं। RR एक बड़ी हिट फिल्म है जिसमें आपको देशभक्ति और भरपूर इमोशन देखने को मिलेगा। फिल्म में इतना पोटेंशियल है कि यह एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी। सुमित ढकेल ने भी फिल्म को 4 स्टार दिए। उन्होंने कहा कि फिल्म माइंड ब्लोइंग एक्शन और देशभक्ति से भरपूर है। फिल्म कमर्शियल ब्लॉकबस्टर है और इसका इंटरवल और क्लाइमैक्स रोंगटे खड़े करने वाला है। रमेश बाला ने कहा कि यह फिल्म हर सेंस में एंटरटेनर है और राजामौली ने एक बार फिर से बता दिया है कि वो स्टोरी टेलिंग के मास्टर है। जूनियर NTR और रामचरण ने खूब कमाल का काम किया। रमेश ने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन BA.2 का सब वेरिएंट ढा रहा है कहर। दुनिया भर में एक महीने में आए 86% केस। दुनिया के कई देशों में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। इन देशों में कोरोना के बढ़ने का अहम कारण ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को माना जा रहा है। नए सब वेरिएंट BA.2 के कारण यूरोप में बेहद तेजी के साथ कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने साफ कहा है कि 16 फरवरी से 17 मार्च के बीच विश्व में जितने भी कोरोना केस आए हैं उनमें ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट के ही अकेले 86% मामले हैं। दोस्तों WHO ने यह जानकारी अपनी एक रिपोर्ट में दी। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि 16 फरवरी से 17 मार्च के बीच दुनिया में आए कुल मामलों में 13% मामले पहले के वेरिएंट BA.1 और BA.1.1 के थे, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट पहले से ही अमेरिका में बढ़ रहा है। इसके साथ ही 2021 के अंत से ही पूरी दुनिया में इस वेरिएंट के केस में बढ़ोतरी हो रही है। यह अफ्रीका, एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों में देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 4 दिन में 2.4 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ तेल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला चुनाव के खत्म होते ही जारी हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के बढ़ते दामों का असर अब भारतीय बाजारों में भी दिख रहा है, जहां तेल कंपनियां लगातार अपने दामों में इजाफा कर रही है। पिछले 3 महीनों से तेल के दाम स्थिर थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए और चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, अब कीमतें बढ़ना चालू हो गई है। दोस्तों पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में तीसरी बार इजाफा हुआ और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट्स 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। कुल मिलाकर 4 दिनों में पेट्रोल और डीजल करीब 2.5 रुपए महंगा हो चुका है।
दोस्तों आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए की वृद्धि के बाद 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 112.51 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 96 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत बंद 28 और 29 मार्च को रहेगा भारत बंद, बैंकों में भी नहीं होगा कामकाज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय ट्रेड संघों के एक संयुक्त फोरम ने आगामी 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। यह भारत बंद कर्मचारियों, किसानों एवं आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। भारत बंद की नीतियों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय ट्रेड संघों के संयुक्त फोरम की एक बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में राज्यों एवं अलग अलग क्षेत्रों में 2 दिन तक चलने वाले विरोध प्रदर्शनों का जायजा लिया गया है। दोस्तों ट्रेड संघों के भारत बंद को असफल बनाने के लिए राज्य सरकारें एस्मा लगा सकती है। इस खतरे के बावजूद रोडवेज, ट्रांसपोर्ट एवं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भारत बंद को समर्थन देने का फैसला किया। एक बयान के मुताबिक बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय क्षेत्र भी इस हड़ताल का हिस्सा होंगे। वहीं दोस्तों ट्रेड संघों के इस प्रस्तावित हड़ताल का नोटिस कोयला, स्टील, ऑयल, दूरसंचार, पोस्टल, आयकर, कॉपर, बैंक और बीमा क्षेत्रों को भी भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि रेलवे एवं रक्षा क्षेत्र के सेलेक्टर्स भी 2 दिनों के भारत बंद में शामिल होने की सोच रहे हैं। ट्रेड संगठनों की बैठक में चर्चा हुई कि हाल ही के राज्यों में चुनाव जीतने से उत्साहित केंद्र वाली भाजपा सरकार अपनी नीतियों से कामगार वर्ग को परेशान कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा सत्ता में आने के लिए मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दो। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भाजपा पर निशाना साधा। सीएम उद्धव ठाकरे की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई जब 2 दिन पहले उनके साले के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी कुल 6.45 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आना चाहते हैं तो आए, लेकिन सत्ता में आने के लिए ये सब गलत काम न करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगलवार को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने महाराष्ट्र सीएम के साले श्रीधर पाटनकर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही में मुंबई से सटे ठाणे में ईडी ने पुष्पक समूह की कंपनियों में शामिल मैसर्स पुष्पक बुलियन की करीब 6.45 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया था और कुल 11 आवासीय फ्लैट को सील कर दिया था। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप सत्ता में आना चाहते हैं तो आएं, लेकिन हमारे या फिर हमारे रिश्तेदारों के परिवारों को परेशान न करें। सीएम ने कहा कि हमने आपके परिवार के सदस्यों को कभी परेशान नहीं किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में जीत, तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 115 रन से हराकर सीरीज जीती। बाबर आजम और इमाम की पारियां काम नहीं आई। जी हां दोस्तों, 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर गई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लाहौर में खेला गया तीसरा टेस्ट जीत लिया है। इसके साथ ही कंगारुओं का टेस्ट सीरीज पर कब्जा हो गया। पाकिस्तान के सामने 351 रन का टारगेट था। जवाब में मेजबान टीम 235 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफ स्पिनर नेथन लायन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। कप्तान पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए। कैमरन ग्रीन और मिचेल स्टार्क को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक 70 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान बाबर आजम ने 55 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग का सामना नहीं कर पाया। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत से 3 विकेट दूर रह गई थी, लेकिन लाहौर में कंगारू टीम ने जीत दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में नंबर 1 पर पहुंच गई है। टीम इंडिया अब तीसरे नंबर पर है, दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पिता के इंसाफ के लिए बेटे ने दी जान, आरटीआई एक्टिविस्ट के हत्यारों को नहीं मिली सजा, खुद को आग लगाकर तीसरी मंजिल से कूदा 14 साल का बेटा। जी हां दोस्तों, बिहार से आई खबर ने एक बार फिर से सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिता के हत्यारों को सजा नहीं मिलने पर 14 साल के बेटे ने खुद को आग लगा ली और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वह नीचे से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तारों पर गिरकर पूरी तरह से झुलस गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया,
लेकिन शुक्रवार सुबह उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। रोहित अपने पिता को इंसाफ दिलाने की मांग लेकर गुरुवार को मोतिहारी के एसपी ऑफिस पहुंचा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वह परेशान होकर घर लौट गया और रात में उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। रोहित के पिता दिवंगत विपिन अग्रवाल एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे। उनकी पिछले साल हत्या कर दी गई थी। अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलवाने की मांग करने के लिए रोहित मोतिहारी के एसपी से मिलने गया था, लेकिन वहां से उसे मायूस होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उसकी एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई। इससे निराश हताश रोहित ने गुरुवार रात पड़ोस के एक घर की छत पर अपने ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा ली। दोस्तों, बात इतने पर ही खत्म नहीं होती है। इसके बाद में परेशानी का दौर और भी है। रोहित यानी कि मरने वाले बच्चे के दादा के ऊपर पुलिस दबाव बना रही है। रोहित के दादा ने उसके मरने के बाद अस्पताल से ही एक वीडियो जारी किया था। उसमें उन्होंने बताया कि पोते की मौत के बाद पुलिस उनके ऊपर अपने हिसाब से बयान दिलवाने के लिए दबाव बना रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, भारत में वोट देने की वैध उम्र कितनी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में किस उम्र के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है किसी भी वयस्क आदमी को, तो जल्दी से उस उम्र की संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।